नमस्कार दोस्तों। क से कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मनु भंडारी द्वारा लिखित कहानी त्रिशंकु सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का केंद्र बिंदु तनु है। उसके अभिभावक अपने आप को मॉडर्न ख्यालात का समझते हैं और जब तब अपनी सोच उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। तनु की मम्मी जो अपने आप को मॉडर्न ख्यालात का समझती है, उन्होंने भी प्रेम विवाह किया था। पर जब उनकी बेटी ऐसा करने की कोशिश करती है तो उनका रवैया ठीक अपने पिता की तरह ही होता है और इन्हीं ख्यालात के बीच तनु अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती है। तो शुरू करते हैं कहानी। घर की चारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल, कॉलेज, जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वही नियम, कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। हमारा घर यानी बुद्धिजीवियों का अखाड़ा। यहाँ सिगरेट के धुएं और कॉफ़ी के प्यालों के बीच बातों के बड़े बड़े तुमार बांधे जाते हैं। बड़ी बड़ी शाब्दिक क्रांतियाँ की जाती हैं। इस घर में काम कम और बातें ज़्यादा होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर से यह लगता ज़रूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कताई होती है वह है आधुनिकता। पर जरा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यहाँ बाल कटाने और छुरी कांटे से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। यह है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो मैं ठीक नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने वाली बातें बहुत सुनाई देती हैं। अक्सर एक विषय पर ज़्यादा बहस होती है, वह है शादी। शादी यानी बर्बादी। हल्के फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। पति पत्नी का संबंध बड़ा नकली और ऊपर से थोपा हुआ है। अक्सर स्त्रियां एक तरफ हो जाती हैं और पुरुष एक तरफ हो जाते हैं। माहौल कई बार ऐसा गर्म हो जाता है कि लगता है कि अब जरूर एक दो लोग तलाक दे बैठेंगे, पर मैंने देखा कि ऐसा कतई हादसा नहीं हुआ। सारे ही मित्र लोग अपने अपने ब्याह को खूब अच्छी तरह तह समेटकर उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है। वैसे पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ था। यह बात बिल्कुल दूसरी है कि होश संभालने के बाद मैंने उन्हें प्रेम करते नहीं, केवल बहस करते ही देखा है। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी को नाना से बहुत बहस करनी पड़ी थी और बहस का यह दौर बहुत लंबा भी चला था शायद। इसके बावजूद ये बहस विवाह नहीं, प्रेम विवाह ही है, जिसका जिक्र मम्मी बड़े गर्व से किया करती है। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस बात को लेकर है कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया।
अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वे इतनी बार दोहरा चुकी हैं कि मुझे वे कंठस्थ से हो गए हैं। आज भी जब वे उसकी चर्चा करती हैं तो लीक से हटकर कुछ करने का संतोष उनके चेहरे पर झलक उठता है। बस ऐसे ही घर में मैं पल रही हूँ, बड़े मुक्त और स्वच्छंद ढंग से, और पलते पलते एक दिन मैं अचानक बड़ी हो गई। बड़े होने का यह एहसास मेरे भीतर इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ भी एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि घर के सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल 2-3 विद्यार्थी आकर रहते, छत पर घूम घूम कर पढ़ते, और कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने जैसी मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा वहाँ 2 लड़के आए हैं। थे तो वे 2 ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा खासा जमघट हो जाता और सारी छत ही नहीं, सारा मोहल्ला तक गुलजार, हंसी मजाक, गाना बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उनकी नज़र के दायरे में आ जाती, उन पर चुटीली फब्तियाँ। पर उनकी नज़रों का असली केंद्र हमारा घर, और स्पष्ट कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे में निकलकर मैं कुछ भी करूँ, उधर से एक ना एक रिमार्क हवा में उछलता हुआ टपकता और मैं भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं केवल मैं ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का ये पहला एहसास बड़ा रोमांचक लगा, और अपनी ही नज़रों में मैं नई हो उठी, नई और बड़ी। अजीब सी स्थिति थी। जब वे फफ्तियाँ कसते तो मैं गुस्से से भन्ना जाती। हालांकि उनकी फफ्तियों में अशिष्टता कहीं नहीं थी तो केवल मन को सहलाने वाली एक चुहल। पर जब वे नहीं होते या होकर भी आपस में ही मशगूल रहते तो मैं प्रतीक्षा करती, एक अनाम सी बेचैनी भीतर ही भीतर कसमसाती रहती। आलम यह है कि हर हालत में ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे में ही टंगी रहती। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, ये जो सामने लड़के आए हैं, जब देखो मुझ पर रिमार्क पास करते रहते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यहाँ जवाब दूंगी। कौन लड़के? बताना। मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। कमाल है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा और फिर पढ़ने लगी। अपना छेड़े जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर मम्मी की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई और माँ होती तो फेंटा कसकर निकल जाती और उनकी 7 पुश्तों को तार कर देती, पर माँ पर तो जैसे कोई असर ही नहीं। दोपहर ढले लड़कों की मजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को बताया, देखो ये लड़के हैं जो सारे समय इधर देखते रहते हैं और मैं कुछ भी करूं उस पर फफ्तियाँ कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एकटक मेरी ओर देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। थोड़ी देर तक
छत पर लड़कों का मुआयना करने के बाद बोली, कल शाम को इन लोगों को चाय पर बुला लेते हैं और तुमसे इनकी दोस्ती करवा देते हैं। मैं तो अवाक, तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे यह तो हमारे ज़माने में भी होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फफ्तियाँ कस कस कर तसल्ली करो। अब तो ज़माना बदल गया। मैं तो बस इस विचार मात्र से ही पुलकित लगा। माँ जैसे कोई ऊंची चीज़ है। ये लोग हमारे घर आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी की दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। दूसरा दिन मेरा बहुत ही संशय में बीता। पता नहीं मम्मी अपनी बात पर कायम भी है या नहीं। शाम को मैंने याद दिलाने के लिए ही कहा, मम्मी तुम सचमुच ही इन लड़कों को बुलाने जाओगी? शब्द मेरे यही थे, वरना भाव तो था कि मम्मी जाओ ना प्लीज़। और मम्मी सचमुच ही चली गई। मुझे याद नहीं मम्मी 2-4 बार से अधिक मोहल्ले में किसी के घर गई हो। मैं सांस रोककर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। एक विचित्र सी थिरकन मैं अंग प्रत्यंग में महसूस कर रही थी कि कहीं मम्मी साथ ही लेती आई तो, कहीं वे मम्मी से भी बदतमीजी से पेश आए तो। पर नहीं, वे ऐसे लगते तो नहीं हैं। कोई घंटे भर बाद मम्मी लौटी और बेहद प्रसन्न। मुझे देखते ही उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अभी तक तो लोग अपने अपने घरों से ही उनके लात दांत तोड़ने की धमकी दे रहे थे। मैं जैसे सीधे ही घर पहुंची। बड़े ही स्वीट बच्चे हैं, मम्मी बोली। बाहर से आए हैं, हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए कमरा लेकर रह रहे हैं। शाम को जब पापा आएंगे तब बुलवा लेंगे। प्रतीक्षा में समय इतना बोझिल हो जाता है, यह भी मेरा पहला अनुभव था। पापा आए तो मम्मी ने बड़े उमंग कर सारी बात बताई। सबसे कुछ अलग करने का संतोष और गर्व उनके हर शब्द में जैसे छलक पड़ रहा था। पापा ही कौन पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सुना तो वे भी प्रसन्न। बुलाओ लड़कों को, अरे खेलने खाने दो और मस्ती मारने दो बच्चों को। मम्मी पापा को अपनी आधुनिकता तुष्ट करने का एक जोरदार अवसर मिल रहा था। नौकर को भेजकर उन्हें बुलवाया गया तो अगले ही क्षण सब हाजिर। मम्मी ने बड़े कायदे से परिचय करवाया और हेलो हाय का शुल्क आदि के रूप में लिए जाने वाला धन आदान प्रदान हुआ। तनु बेटे, अपने दोस्तों के लिए चाय बनाओ। धत तेरे की, मम्मी के दोस्त आए तब भी तनु बेटा चाय बनाए और उसके दोस्त आए तब भी। पर मन मारकर उठी। चाय पानी होता रहा, खूब हंसी मजाक भी चली। ये सफाई पेश करते रहे कि मोहल्ले वाले झूठ मूठ ही उनके पीछे पड़े रहते हैं। वे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, जस्ट फॉर फन कुछ कर दिया, वरना इस सबब का कोई मतलब नहीं। हंसी की एक लहर यहाँ से वहाँ तक दौड़ गई। कोई 2 घंटे बाद वे चलने लगे तो मम्मी ने कहा, देखो इसे अपना ही घर समझो, जब इच्छा हो चले आया करो। हमारी तनु बिटिया को अच्छी कंपनी मिल जाएगी। कभी तुम लोगों से कुछ पढ़ भी लिया करेगी और देखो कुछ खाने पीने का मन हुआ तो बता दिया करना, तुम्हारे लिए बनवा दिया करूँगी।
और वे लोग पापा के खुलेपन और मम्मी की आत्मीयता और स्नेह पर मुग्ध होते चले गए। बस जिससे दोस्ती करवाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, वह बेचारी इस तमाशे की मात्र दर्शक भर ही बनी रही। उनके जाने के बाद बड़ी देर तक उनको लेकर ही चर्चा होती रही। दूसरे दिन मम्मी हर आने वाले से इस घटना का उल्लेख करती रही, पर मम्मी का बच्चा उस समय एक दूसरी ही घुटन का शिकार हो रहा था, और वह यह कि जिस नाटक की हीरोइन उसे बनना था, उसकी हीरोइन मम्मी बन बैठी। खैर, इस सारी घटना का परिणाम यह हुआ कि उन लड़कों का व्यवहार एकदम ही बदल गया। जिस शराफत को मम्मी ने उन पर लाद दिया, उसके अनुरूप व्यवहार करना उनकी मजबूरी बन गया। अब जब भी वे अपनी छत पर मम्मी पापा को देखते, तो अदब में लपेटकर एक नमस्कार और मुझे देखते ही मुस्कान या एक हाय उछाल देते। फफ्तियों की जगह बकायदा हमारा वार्तालाप शुरू हो गया, बड़ा खुला और बेझिझक वार्तालाप। हमारे बरामदे और छत में इतना ही फासला था कि जोर से बोलने पर बातचीत की जा सकती थी। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि हमारी बातचीत सारा मोहल्ला सुन सकता था और काफ़ी दिलचस्पी से सुनता था। जैसे ही हम चालू होते, पास पड़ोस की खिड़कियों में से 4-6 सिर और धड़ आकर चिपक जाते। मोहल्ले में लड़कियों के प्रेम प्रसंग ना हो ऐसी बात तो नहीं थी, बकायदा लड़कियों के भागने तक की घटनाएं घट चुकी थी, पर वह सब बड़े गुप्त और छिपे ढंग से होता था, और मोहल्ले वाले जब अपनी पैनी नज़रों से ऐसे किसी रहस्य को जान लेते थे तो उन्हें बड़ा संतोष होता था। पुरुष मूँछों पर ताव देकर और स्त्रियां हाथ नचा नचाकर खूब नमक मिर्च लगाकर इन घटनाओं का यहाँ से वहाँ तक प्रचार करती रहती, कुछ इस भाव से कि अरे हमने दुनिया देखी है, हमारी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पर यहाँ स्थिति ही उलट थी। हमारी वार्तालाप इतने खुलेआम होती थी कि लोगों को खिड़कियों की ओट में छिप छिप कर देखना या सुनना पड़ता था, और सुनकर भी ऐसा कुछ उनके हाथ नहीं लगता था जिससे कि वे कुछ आत्मिक संतोष पाते। पर बात को तो बढ़ना था, और बात बढ़ी। हुआ यूं कि धीरे धीरे छत की मजलिस मेरे अपने कमरे में जमने लगी। रोज ही कभी 2 तो कभी 3 या 4 लड़के आकर जम जाते, और दुनिया भर की हंसी मजाक और गपशप का दौर चलता। गाना बजाना भी होता, और चाय पानी भी। शाम को मम्मी पापा के मित्र आते तो इन लोगों में से कोई ना कोई बैठा ही होता। मम्मी की एकाध मित्र ने दबी जुबान में कहा भी, तनु तो बड़ी फास्ट चल रही है। मम्मी का अपना सारा उत्साह मंद पड़ गया था, और लीक से हटकर कुछ करने की थ्रिल पूरी तरह झड़ चुकी थी। अब तो उन्हें इस नंगी सच्चाई को झेलना था कि उनकी निहायत कच्ची और नाजुक उम्र की लड़की 3-4 लड़कों के बीच घिर रही है, और मम्मी की स्थिति यह थी कि वे ना तो इस स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर पा रही थी और ना अपने ही द्वारा बड़े जोश में शुरू किए गए इस सिलसिले को नकार ही पा रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, तन्नू बेटे, ये लोग रोज रोज यहाँ आकर जम जाते हैं, आखिर तुमको पढ़ना लिखना भी तो है,
मैं देख रही हूँ इस दोस्ती के चक्कर में तेरी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हुई जा रही है। इस तरह तो यह सब नहीं चलेगा। रात को पढ़ती तो हूँ, मैंने लापरवाही से कहा। खाक पड़ती है रात को, समय ही कितना मिलता है। और फिर यह रोज रोज की धमा चौकड़ी मुझे पसंद नहीं। ठीक है, कभी कभार आ गए, गपशप कर ली, पर यहाँ तो एक ना एक रोज ही डटा रहता है। मम्मी की यह टोन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप। तू तो उनसे बहुत खुल गई है। कह दे कि वे लोग भी बैठकर पढ़ें और तुझे भी पढ़ने दे, और तुझसे ना कहा जाए तो मैं कह दूंगी। तो दोस्तों, क्या तनु अपने दोस्तों से अपने मम्मी द्वारा कही हुई बात कह पाएगी? क्या तनु की दोस्ती आगे जारी रहेगी? यह सब हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक आप इस कहानी को पढ़ें और इन्जॉय कीजिए। नमस्कार, मैं आपसे अगले ब्लॉग में मिलूँगी।